नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यह कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीता नाम की महिला की है। उसकी 4 बहुएं थी। उसकी सबसे बड़ी बहू का नाम पिंकी, मझली बहू का नाम भारती और तीसरी बहू का नाम उषा और सबसे छोटी बहू का नाम आकांक्षा था। शहर में 100 वर्ग गज की जमीन खरीदकर सीता के पति नरेश ने 12 साल पहले उसे बनवा दिया था, ताकि जब बेटों की शादी हो जाए तो उनकी चारों बहुएं उन कमरों में रह सके। आकांक्षा एक गरीब परिवार से थी, दहेज में कुछ साथ नहीं लाई थी, इसलिए घर के सारे काम उसी को ही करने पड़ते थे। सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाकर अपनी तीनों जेठानी और अपनी सासू माँ को बिस्तर पर देना आकांक्षा के प्रतिदिन का नियम था। नरेश के चारों बेटे लखनऊ में रेलवे स्टेशन के बाहर एक रेस्टोरेंट चलाते थे, इसलिए उनका वहीं पर ही रहना खाना होता था। दुकान पर प्रतिदिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, इसलिए वह अपना रेस्टोरेंट छोड़कर घर की तरफ नहीं आते थे। लेकिन रात के समय मोबाइल से थोड़ी बातें घर में जरूर हो जाती थी। आकांक्षा की सभी जेठानियां अपनी सासू माँ के साथ शादी और पार्टी और जन्मदिन में बन ठन के जाया करती थी, किंतु आकांक्षा को घर पर ही रोक लिया जाता था और उसे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करने का इत्यादि का काम सौंप दिया जाता था। आकांक्षा अपना मन मार कर रह जाती, ना कभी अपने मायके में किसी से शिकायत करती और ना स्टेशन पर अपने पति प्रदीप से। बुखार हो या सर दर्द, खाना तो हमेशा आकांक्षा ही बनाएगी। सर्दी हो या गर्मी, बस एक नौकरानी की तरह उस घर में रह रही थी। जिस दिन 4 बेटों को घर आने का समय मिलता तो तीनों जेठानियां सुबह से शाम तक घर का सारा काम करके दिखाती और आकांक्षा से कहती, तुम आराम करो। लेकिन आकांक्षा उनकी इस चाल को समझ नहीं पा रही थी। चारों बेटे जब अपने पिता के साथ घर आते तो आकांक्षा टीवी देखती हुई मिलती और तीनों बड़ू बहुएं काम करती हुई मिलती। एक रसोई में खाना पकाते हुए मिलती, दूसरी घर के सारे कपड़े धोती हुई तथा तीसरी झाड़ू पोछा करती हुई दिखाई देती। सासू माँ अपने पति और अपने चारों बेटों के सामने अपनी तीनों बड़ी बहुओं की तारीफ करती और कहती, आकांक्षा तो एक नंबर की निकम्मी है, कामचोर है, बिल्कुल काम नहीं करती घर का। उसे तो बस बैठे बैठे बिस्तर पर खाना चाहिए। हम तो पछता रहे हैं प्रदीप की शादी आकांक्षा से करके। एक माँ की बातों पर हर बेटा विश्वास कर लेता है। उस घर में भी ऐसा ही चल रहा था। छुट्टी खत्म होते ही जब उनके बेटे वापस स्टेशन चले जाते तो आकांक्षा को वापस घर के कामों में झोंक दिया जाता। वह बेचारी दिन पर दिन दुबली पतली और कमजोर होती जा रही थी। तीनों बहुओं का जब मन करता तो अपने मायके घूम कर आ जाती, लेकिन आकांक्षा पर पाबंदी लगा रखी थी। यहाँ तक कि वह फोन पर भी अपने माँ बाप और भाई से भी बात नहीं कर सकती थी। सामने कविता नाम की पड़ोसन रहती थी। वह आकांक्षा पर हो रहे अत्याचार और जुर्म को अपने घर की बालकनी से देखा करती थी। एक दिन उसने आकांक्षा की वीडियो बनानी शुरू की। जब भी आकांक्षा को डांटा या उसे दुत्कारा जाता तो उसकी पड़ोसन जल्दी से वह सारे कारनामे अपने मोबाइल में कैद कर लेती। एक दिन समय निकालकर कविता लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां प्रदीप भट्टी से रोटी निकालकर तवे पर रख रहा था। कविता ने किसी तरह से बाहर खड़े होकर इंतजार किया। कुछ घंटों बाद जब प्रदीप अपना पसीना सुखाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आया तो कविता ने इशारा करके उसे अपने नजदीक बुलाया। प्रदीप ने उसे तुरंत पहचान लिया। कविता दीदी, आप यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में? तब कविता बोली, मैं अपने मोबाइल में तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, मगर इस बात का जिक्र किसी से ना करना, और मैं तुम्हें एक सलाह भी दूंगी। तुम्हें मेरी सलाह माननी पड़ेगी। प्रदीप ने जब कविता के मोबाइल में आकांक्षा का वीडियो देखा तो वह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तीनों भाभियां मेरी माँ के साथ मिलकर मेरी पत्नी से घर का सारा काम करवाती हैं। ऐसा वीडियो देखकर प्रदीप का कलेजा फट गया। तब कविता ने कहा, मैं तो ऐसा दृश्य रोज देखती हूँ, मगर तुम्हारी माँ पत्थर दिल है और तुम्हारी तीनों भाभियां भी
किसी जल्लाद से कम नहीं है। इन चारों को सबक सिखाना जरूरी है। कविता ने प्रदीप के कान में कुछ बताया और स्टेशन से बाहर चली गई। प्रदीप जल्दी से स्टेशन के बाहर आया और वहीं बाहर आकांक्षा खड़ी हुई थी। आकांक्षा अपने पति प्रदीप को देखकर सीने से लिपट गई और बताया कि सम्मान करना और बड़ों की सेवा करना, भाभियां माँ समान होती हैं और सासू माँ देवी के समान। इसलिए मैं चुपचाप, मेरे माता पिता ने मुझे विदा करते हुए कहा था कि अपने ससुराल में सबका बिना शिकायत के सबको खुश रखने के लिए घर के प्रति काम करती रहना। फिर आकांक्षा ने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा, कविता भाभी ने ट्रेन की 2 टिकट दी है और साथ में कुछ रुपए भी दिए हैं। आकांक्षा ने अपने पर्स से एक कागज निकालते हुए प्रदीप को दिया और बताया, कविता भाभी ने कहा है इस पते पर आज ही पहुंचना है। और फिर प्रदीप और आकांक्षा का हाथ पकड़े जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म संख्या नंबर 5 पर पहुंचे और ट्रेन चलने ही वाली थी और दोनों उसमें सवार हो गए। आकांक्षा पूछने लगी, कानपुर आने में कितना समय लगेगा? तब प्रदीप ने बताया, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। शायद वहाँ पर कविता दीदी का पुराना मकान है जो अब खाली पड़ा हुआ है। 3 घंटे के सफर के बाद दोनों कानपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे। पता खोजते खोजते वह कविता के पुराने मकान पर पहुँचे। मकान मेन रोड पर था, लेकिन दूर दूर तक ना कोई बस्ती ना कोई इंसान। लेकिन सड़क पर आते जाते टूरिस्ट बसों को देखकर आकांक्षा ने कहा, तुम तो रेस्टोरेंट में काम करते करते हलवाई का सारा काम सीख चुके हो। कविता दीदी ने कहा था, प्रदीप से कहना वहाँ एक ढाबा खोल लेगा तो खूब चलेगा। थोड़े दिन परेशानी जरूर होगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। तभी कविता का फोन आकांक्षा के मोबाइल पर आया। आकांक्षा, तुम लोग ठीक ठाक पहुंच गए कानपुर? यह पुराना मकान हमारा ही है, बरसों से खाली पड़ा हुआ है। मेरे पति ने यहाँ पर ढाबा खोलने के लिए यह मकान खरीदा था। हमने ढाबे का सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन अगले ही दिन मेरे पति की जॉब लखनऊ में लग गई और फिर मैं भी लखनऊ आना चाहती थी। फिर हम लखनऊ में ही सेटल हो गए। तुम्हारी तीनों जेठानी और तुम्हारी सासू माँ की हर एक खबर मैं मोबाइल के जरिए पहुंचाती रहूंगी। इतना कहकर कविता ने फोन काट दिया था। आकांक्षा को मेहनत करने की आदत थी। उसने 4-5 घंटे में उस मकान की साफ सफाई करके ढाबे के बर्तनों को चमकाकर एकदम तैयार कर दिया। तभी वहां से एक ट्रक वाला निकला। अचानक वह अपना ट्रक रोक कर कहने लगा, क्या तुम ढाबा खोल रहे हो? नहीं, इस ट्रक से सब्जियां शहर की तरफ ले जाता हूँ। आप लोग मुझसे ही सब्जियां खरीद लिया करो। मेरे पास सब कुछ मिलेगा, मगर आटा नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक दुकान बताता हूँ। वहाँ तुम्हें आटे की चक्की मिल जाएगी। वहाँ से तुम आटा खरीद सकते हो। अब प्रदीप की सारी समस्या सुलझ चुकी थी। आकांक्षा ने तुरंत खाना पकाना शुरू किया और प्रदीप ने बेचना। ढाबा देखकर आने जाने वाले वाहन वहां पर रुकने लगे और प्रदीप ने खाने की एक लिस्ट ढाबे के बाहर चिपका दी ताकि किसी को बार बार सब्जी और रोटी का भाव न बताना पड़े। रात के 11 बज चुके थे। तब कविता का फोन आकांक्षा के पास आया। कविता ने बताया कि तुम्हारे घर तो महाभारत हो रही है। तुम्हारी तीनों जेठानियां आपस में लड़ रही हैं। घर का खाना कोई नहीं बनाना चाहता। सासू माँ चीख चीख कर पूरे घर में शोर मचा रही हैं। सबसे कह रही हैं, ढूंढो आकांक्षा को, ढूंढो। शायद तुम्हारे मायके में भी फोन किया, मगर वहां से भी कुछ अता पता नहीं मिला तुम्हारा। तुम दोनों अपनी मोबाइल की सिम निकाल दो ताकि किसी को पता न चल पाए कि तुम दोनों कानपुर में अपना ढाबा चला रहे हो। अब तुम्हारी और मेरी बातचीत कभी नहीं होगी। अपना ख्याल रखना। और फिर कविता जी का फोन कट हो गया और फिर आकांक्षा ने जल्दी से मोबाइल से अपना सिम निकाल दी और प्रदीप ने भी सिम निकाल दिया। अगले दिन ट्रक वाला सब्जी लेकर फिर आया। तब प्रदीप ने कहा, हमें 2 नई सिम चाहिए, नए नंबर की। तब ट्रक वाले ने कहा, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं अपने आधार कार्ड से सिम ले आऊंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए।
बस आप लोग मुझसे सब्जियां खरीदते रहिए, मेरी ऊपर की कमाई हो जाएगी। मैं यह सब्जी मंडी में ले जाता हूँ, मालिक मुझे दिहाड़ी पर रख रखा है। आप लोग मेरी कच्ची सब्जियों के बदले में मुझे पक्का पका खाना खिला दिया करो। और फिर प्रदीप और ट्रक ड्राइवर में सहमति हो गई। पूरे 5 साल बीत चुके थे। प्रदीप ने आकांक्षा से कहा, रात दिन ढाबा चलने की वजह से हमने अब बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। मैं चाहता हूँ शहर में हम अपना एक नया मकान खरीद लें। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें रहने का ठिकाना मिल जाएगा। और प्रदीप और आकांक्षा ट्रेन में बैठकर शहर चले आए। वहीं रास्ते में उन्हें अचानक उनकी पड़ोसन कविता मिल गई। कविता उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, यह 5 साल तुम्हारे कैसे बीते? तब आकांक्षा ने कहा, भाभी जी अच्छे बीते। दिन रात ढाबा चलता रहा, हमें तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। हमारे ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। अब हम शहर में एक नया मकान खरीदने आए हैं। कविता कहने लगी, अगर तुम्हें मकान ही खरीदना है तो अपनी सासू माँ का मकान खरीद लो, क्योंकि उनका मकान बिकने वाला है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझाती हूँ। कविता उन्हें लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास ले गई। प्रॉपर्टी डीलर ने बताया, हमारे पास एक मकान बिकाऊ है। वह मकान नरेश मिश्रा के नाम पर है। उनके घर में रोज 3 बहुओं के आपसी झगड़े होते हैं और उनके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हैं। उनके तीनों बेटों ने फैसला लिया है कि मकान बेचकर आपस में बंटवारा कर लिया जाए, ताकि सब लोग अपना अपना घर संभालें। नरेश मिश्रा जी और उनकी पत्नी सीता अपने मकान की कीमत पूरे 35 लाख रुपए बता रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम लखनऊ में घर के हिसाब से ज्यादा लग रही है, इसलिए उनका मकान अभी तक बिक नहीं पा रहा है। तब कविता ने कहा, आकांक्षा तुम यह मकान खरीद लो, कुछ पैसे कम पड़े तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तब आकांक्षा ने कहा, हमारे ऊपर आपका पहले ही बहुत एहसान है। आपने जो हमें ढाबा दिया, सच मानो वहाँ ईश्वर की कृपा है। 10,000 15,000 रुपए हमने प्रतिदिन कमाए हैं। कभी कभी तो कमाई ज्यादा निकल जाती थी। रात के 12 बज जाते थे हमें जागते जागते, लेकिन ग्राहक आते ही रहते थे। इसलिए लखनऊ में 35 लाख का मकान खरीदना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आकांक्षा ने प्रॉपर्टी डीलर से कहा, हम आपको कल 35 लाख रुपए दे देंगे। आप नरेश मिश्रा जी का यह मकान खरीद लीजिए, फिर बाद में कागज हमारे नाम कर दीजिएगा। उसी दिन प्रदीप और आकांक्षा तुरंत कानपुर चले गए और रुपए लेकर प्रॉपर्टी डीलर के घर पहुंचा दिए। एक दिन बाद नरेश मिश्रा जी ने अपनी रकम लेने के बाद वह मकान प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिया। इस काम के हो जाने के बाद प्रदीप और आकांक्षा को प्रॉपर्टी डीलर वाले ने अपने पास बुलवा लिया। प्रॉपर्टी डीलर ने वह मकान आकांक्षा के नाम कर दिया और अपना कमीशन मांगने लगा। आकांक्षा ने खुश होते हुए कहा, मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए का कमीशन दूंगी, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। प्रॉपर्टी डीलर वाले ने अपना कमीशन लेने के बाद तुरंत नरेश मिश्रा जी के घर पहुंचा और कहा, घर आज ही खाली करना होगा तुम्हें। अपनी तीनों बहुओं और बेटों को लेकर आप कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि इस मकान की पेमेंट आपने पूरी ले ली है। उसी रात कविता ने आकांक्षा को कॉल करके बताया, मैंने जो तुमसे नया नंबर मांगा था, सोचा तुमसे बात कर लूं। तुम्हारी सासू माँ के घर में रात भर से झगड़ा चल रहा है। तीनों बेटे कह रहे हैं 35 लाख रुपए का बंटवारा कैसे करें। प्रदीप के जाने के बाद हमारा रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था। हमें रोटियां पकाने के लिए एक नौकर रखना पड़ा और उसे भी तनख्वाह देनी पड़ी। पर दिन बढ़ता चला गया। घर में सब लोग ऐश की जिंदगी जीते रहे, बढ़िया खाना खाते रहे। आमदनी से मकान का आधा पैसा तो कर चुकाने में ही चला जाएगा। बचे 17.5 लाख रुपए। प्रदीप के जाने के बाद हम केवल 3 भाई बचे हैं। प्रत्येक बेटे को लगभग 5.5 लाख रुपए ही मिलेंगे। शहर में इतनी महंगाई की दौर में 5 लाख रुपए में एक कच्चा झोपड़ा भी नहीं मिलेगा। कितने सालों से गाजियाबाद में रेस्टोरेंट चल रहा था। सारे पैसे हम अपनी पत्नियों के महंगे कपड़े और उनके खान पान पर खर्च करते रहे। 1 रुपया इकट्ठा ना किया।
कि बुरे वक्त में काम आ सके। अब हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। आकांक्षा के पर हमारी पत्नियों ने बहुत अत्याचार किए, शायद उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। प्रदीप हमारा छोटा भाई था, हमने उसे भी खोजने की जरूरत नहीं समझी। कविता ने अचानक फोन काट दिया। देखा सामने आकांक्षा प्रॉपर्टी डीलर के साथ खड़ी हुई थी, अपनी सासू माँ के घर के बाहर। तभी प्रॉपर्टी डीलर ने नरेश मिश्रा के से कहा, नमस्ते, आज से इस घर की नई मालकिन आपके सामने मौजूद है। इन्होंने ही आपका मकान खरीदा है। तीनों जेठानियों ने जब नए घर की मालकिन को देखा तो चौंक गई। आकांक्षा 5 सालों में काफी सेहतमंद हो चुकी थी। महंगे कपड़ों, हाथों में सोने के कंगन, गले में सोने का मंगलसूत्र, कानों में सोने की बालियां, महंगी सैंडल और महंगी वाली साड़ी। आकांक्षा के बदन से लिपटी देखी तो सबकी हवा सरक गई। सासू माँ को जब पता चला कि इस पर की नई मालकिन आकांक्षा अर्थात मेरी छोटी बहू है, यह देखकर सीता जी की एक जोर का झटका लगा और वह देहरी पर बैठ गई। तीनों जेठानियां भीगी बिल्ली की तरह आकांक्षा के सामने खड़ी हुई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था आकांक्षा जिस मकान में बहू बनकर रह रही थी, वह उसी मकान को अपने ससुर नरेश मिश्रा से खरीद लेगी। आकांक्षा ने कहा, इस घर से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। यह मकान मेरा नहीं, हम सबका है। मैं चाहती हूँ गाजियाबाद का रेस्टोरेंट 2 बेटों को दे दिया जाए और हमारा कानपुर का रेस्टोरेंट 2 बेटों को दे दिया जाए। इस तरह चारों बेटे का उम्र भर रोजगार चलता रहेगा और हम इस घर की चारों बहुएं मिलकर रहें और हमेशा अपने सास ससुर की सेवा करें। आकांक्षा के फैसले के बाद तीनों जेठानियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सासू माँ ने अपनी छोटी बहू आकांक्षा को सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, किसी भी गरीब परिवार से आई लड़की को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वक्त कभी भी किसी भी पलट सकता है। उस दिन के बाद से उस घर की चारों बहुएं अपने घर का काम मिल बांट कर करने लगी और इस बहाने आकांक्षा को भी अपने सास ससुर की सेवा करने का मौका फिर वापस मिल गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।